राधे राधे आप सभी को। हम लोग कल देख रहे थे कि पीजीटी 2000 का जो पेपर था वो समाप्त हो गया था। 3 पार्ट में समाप्त हुआ है वो और उसमें 100 प्रश्न थे, ठीक? थोड़ा वो कठिन था पेपर 2000 का पेपर, पीजीटी 2000 का जो पेपर है वो कठिन था क्योंकि उसमें संस्कृत व्याकरण से और हिंदी काव्यशास्त्र से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा था। तो इसलिए थोड़ा कठिन था, लेकिन 2002 का जो पेपर हुआ है ये बहुत आसान है, उसकी अपेक्षा ये बहुत आसान है। तो आज इसको देखा जाएगा, इसमें 85 प्रश्न हैं, 2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, ठीक? तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। तो इसमें अर्जुनस्य का कारक पूछ रहा है, तो करण कारक होगा कि संप्रदान कारक होगा कि संबंध कारक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें संबंध कारक है, ठीक? अर्जुनस्य में संबंध कारक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न ये है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। तो ये परिभाषा है किसकी है पूछ रहा है, ठीक? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य के प्रवर्तक हैं, दंडी हैं कि पंडित राज जगन्नाथ हैं कि मम्मट हैं कि विश्वनाथ हैं। तो पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है, ठीक? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक पंडित राज जगन्नाथ हैं। यह काव्य लक्षण उनकी पुस्तक रसगंगाधर में संकलित है। तो इनकी रचना है रसगंगाधर, उसमें परिभाषा दिए हैं, ठीक? तो इनकी रचना याद रखना है कि रसगंगाधर है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। जगन्नाथ द्वारा दी गई परिभाषा का रमणीय पद निसंदेह उपादेय है, किंतु इसका शैथिल्य यही है कि इसमें शब्द को ही काव्य शरीर माना गया है। विश्वनाथ की काव्य परिभाषा ये है। तो जो ये विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण लिखे हैं, उनकी परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक? वाक्यम रसात्मक काव्यम में किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की परिभाषा है। पूछ लेता है परिभाषा, ठीक? साहित्य दर्पण में लिखे हैं। अब देखिए आगे, ये मम्मट की काव्य परिभाषा क्या है? ये काव्य प्रकाश लिखे हैं, इनकी परिभाषा क्या है? तद्दोषो, देखिए तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तो ये पुनः क्वापि जो है मम्मट में आता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट में आता है पुनः क्वापि। अब देखिए दंडी की का परिभाषा है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो दंडी में क्या है कि इनकी परिभाषा में प्रच्छते और पदावली आता है, इसको ध्यान रखा जाएगा तो हो जाएगा, ठीक? काव्यादर्श रचना है दंडी की। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? वीरस का स्थायी भाव है। जो कल का पेपर देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान पेपर है कल वाले से। वीरस का स्थायी भाव है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, विरक्ति। तो ये उत्साह जो है ये वीरस का स्थायी भाव है, ठीक? वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है, तब वही वीरस कहलाता है। वीरस के 4 भेद होते हैं, तो वीरस के भी 4 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? युद्ध वीर, ठीक? युद्ध करने में वीर है जो, तो युद्ध वीर हो गया। दानवीर, बहुत दानी है कर्ण की तरह, दानवीर हो गया। धर्मवीर है युधिष्ठिर की तरह, और ये दयावीर है। तो ये 4 होते हैं, ठीक? भेद वीर रस के। अब देखिए आगे, चौथा नंबर प्रश्न ये है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। तो ये संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तम रामचरितम, ये उत्तम नहीं है उत्तर है, ठीक? उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष और भवभूत। तो ये उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? ये भवभूत की रचना है, करुण रस प्रधान वाले। यही कहते हैं ना कि एको रस करुणो एव। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूत हैं। भवभूत के 3 नाटक उपलब्ध हैं। तो मालती माधव है, ये जो है 10 अंक में है, ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है इनकी, ठीक? इसको ध्यान देना है कि श्रृंगार रस प्रधान रचना है। अब देखिए महावीर चरित है, ये वीर रस प्रधान रचना है, 7 अंक में है। उत्तर रामचरितम, ठीक, ये भी 7 अंक में है, ये करुण रस प्रधान रचना है। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण नाटक है। महावीर चरित के 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। और उत्तर रामचरितम के 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है, ठीक है? अब देखिए ये भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है, ठीक? और श्रीहर्ष की नसदीय चरितम है, इनको भी ध्यान देना है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी ये अगर हल्का हम लोग टीजीटी में पढ़ रहे थे तो भी ये शब्द आया था, ठीक है? यानी ये देखिए वाल्मीकि लिख दिया है, उज्ज्वल है, द्वंद्व है, तो ये सब गलत लिखा है। ये यानी जो है यही सही है, यानी। और वाल्मीकि रहता है, उज्ज्वल रहता है और द्वंद्व रहता है, द में भी वो रहता है, ठीक? तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें से शुद्ध शब्द यानी है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप वाल्मीकि,
उज्ज्वल का शुद्ध रूप देखिए ये है उज्ज्वल, ठीक। तथा द्वंद्व का शुद्ध रूप द्वंद्व होगा। अब देखिए आगे 6 नंबर प्रश्न क्या है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। कौन लिखा है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, ठीक। लिख नहीं पाया इसको पूरा। गोदान लिखे, उसके बाद मंगलसूत्र लिख रहे थे लेकिन पूरा नहीं लिख पाए। मंगलसूत्र शीर्षक नामक एक उपन्यास प्रेमचंद की अधूरी रचना है। प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, तो इनके और कौन कौन प्रमुख उपन्यास हैं देखा जाए। देखिए सेवा सदन है, ठीक। ये उर्दू में इसका नाम बाजार हुस्न था। सेवा सदन है 1918, डेट भी याद रखना है इसका। प्रेमाश्रम है 1922 में है। रंगभूमि है, ठीक, 1925 में है। कायाकल्प है, ठीक, 1926 में। और निर्मला 27 में है। दहेज की समस्या इसमें है। गबन 1931 में है, इसमें जालपा पात्र है, ठीक। और ये कर्मभूमि 1933 में है। गोदान है, ठीक। होरी धनिया झुनिया सब इसी में रहते हैं ना, 1936 में है। अब देखिए ये सभी प्रेमचंद के मौलिक उपन्यास हैं। प्रेमचंद ने 200 कहानियां भी लिखी हैं, कहानी भी बहुत लिखे हैं प्रेमचंद, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो ये भी पूछ लेगा कि मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है प्रेमचंद की कहानियां, तो 8 भागों में, ठीक। अब देखिए उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं। इनकी कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आत्माराम नाम से लिखे हैं, बूढ़ी काकी है, ठीक। और परीक्षा नाम से है, शतरंज के खिलाड़ी है, इस पे मूवी भी बनी है शतरंज के खिलाड़ी नाम से इनकी जो कहानी है इस पे। इस्तीफा है, ठीक। पूस की रात है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर का कुआं, ये भी प्रसिद्ध है। इनकी ईदगाह, ठीक है। नशा है, बड़े भाई साहब, और कफन है, ठीक। ये भी बहुत इनकी अंतिम कहानी है कफन। और गृहदाह नाम से है, अलगियोजा नाम से है, सब इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अब देखिए आगे, केशव कही न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है। तो टीजीटी में भी प्रश्न पूछा है, पीजीटी में भी देख लीजिए पूछा है। तो सूरसागर से है कि सूरसारावली से है, कृष्ण गीतावली से है कि विनय पत्रिका से है। तो टीजीटी में जो प्रश्न पूछा है उसमें कवि पूछा है कि कौन लेखक है इसका, लेकिन इसमें पूछ दिया है डायरेक्ट कि किस रचना से है। देखिए इसीलिए थोड़ा जानकारी अधिक रहेगा तो सही रहेगा। अब देखिए ये विनय पत्रिका से है, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, और इसी से ये पंक्ति है। तो केशव देख के ये नहीं समझना है कि केशव है तो बस सूरदास ही लिख सकते हैं या केशवदास लिखेंगे, ये तुलसीदास की रचना है, ठीक। और एक माधव मोह समान जग माही, ये ऐसे एक पंक्ति कुछ है इनकी, ये भी विनय पत्रिका से है, ठीक। उसको आप लोग देख लीजिएगा, विनय पत्रिका से है। अब देखिए कवि धूमिल का पूरा नाम था, तो धूमिल बनारस के थे, इनका पूरा नाम पूछ रहा है। तो गोरख पांडे, सुधाकर पांडे और सुदामा पांडे, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे, ठीक। सुदामा पांडे धूमिल। अब देखिए आगे, कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। आज की नई कविता के समर्थ और सफल कवियों में सुदामा पांडे धूमिल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। संसद से सड़क तक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कल सुनना मुझे, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। संसद से सड़क तक विशिष्ट साठोत्तरी काव्य कृति है इनकी। अब देखिए इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं। कुत्ता नाम से लिखे हैं कविता, और गांव नाम से लिखे हैं, किसान, जनतंत्र नामक शीर्षक कविताएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं इनकी। मोचीराम नाम से एक कविता है, ठीक। और पटकथा नाम से है, वो भी प्रसिद्ध है इनकी। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा था। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। तो इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, भूषण, घनानंद, रसलीन। तो ये बिहारी नहीं है, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, बिहारी की ये पंक्ति नहीं है, ये रसलीन की है, ठीक। रसलीन की है, इसको याद रख लेना है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नागार्जुन हैं, ये भी घुमक्कड़ थे। मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र और राहुल संकीर्तन। तो राहुल संकीर्तन लिखे हैं घुमक्कड़ शास्त्र नाम से, ठीक। और ये यात्री नाम से लिखते थे नागार्जुन मैथिली में, ठीक। ध्यान देना है इनको भी। और ये विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकार हैं। और मुक्तिबोध को तो आप लोग जानते ही हैं, तार सप्तक के कवि। घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल संकीर्तन हैं। यात्रा साहित्य क्षेत्र में राहुल संकीर्तन का नाम विशिष्ट स्थान पर रखने योग्य है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा साहित्य है
अब अपनी ये आत्मकथा भी लिखे तो उसमें भी मेरी जीवन यात्रा लिख दी है, इतना यात्रा किए। अब देखिए क्या लिखे हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, इनका यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा, तो लद्दाख गए, तिब्बत गए। और मेरी यूरोप यात्रा, यूरोप भी चले गए। देखिए यात्रा के पन्ने, ठीक। घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, ठीक। एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि, ये सब इनकी यात्रा रचनाएं हैं, ठीक। यात्रा किए हैं तो सब लिखे हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, यदि अ या आ के बाद ई मूल स्वरी या दीर्घ स्वरी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी संधि है स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि अयादि स्वर संधि है। तो हम लोग स्वर संधि एकदम अच्छे से पढ़े थे, गुण स्वर संधि है, ठीक। इसमें ए ओ रहता है तो गुण स्वर संधि। यदि अ और आ के बाद ई मूल स्वरी या दीर्घ स्वरी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह गुण स्वर संधि कहलाती है। जैसे देव प्लस इंद्र, तो देखिए व में अ है ना, इसमें ई मिल रहा है तो अ प्लस ई मिल के ए हो जा रहा है, तो देवेंद्र हो जा रहा है। महा प्लस ई तो महेश हो जा रहा है। इसी संधि की आगे की व्याख्या है कि यदि अ अथवा आ के बाद उ मूल स्वरू या दीर्घ स्वरू हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, ठीक है। ये गुण संधि का नियम है। अब देखिए अनंत का सही संधि होगी, अनंत की सही संधि होगी अनंत, तो क्या होगी संधि इसकी सही, अन धन अंत होगा कि अन धन अंत होगा, ये इसमें हलंत लगा है। देखिए ये अनंत धन त होगा कि अनंत धन त, ये दोनों इसमें हलंत बस लग गया है, तो ये वाला सही है। अन धन अंत, इसमें न में हलंत लगना चाहिए, वो वाला सही होगा। अनंत का सही संधि होगा अन प्लस अंत, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए 13वां प्रश्न क्या है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो पूर्व एवं उत्तर दोनों प्रधान होंगे तो तत्पुरुष समास होगा कि बहुव्रीहि होगा कि द्विगु होगा कि द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व होता है ना, जैसे माता पिता हो गया, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में कोई नहीं रहता है, तीसरा उसमें अन्य अर्थ हो जाता है, और द्विगु जो रहता है वो संख्यावाची रहता है, ठीक। अब देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अवयव लिखा जाता है, ठीक। जैसे राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण हो गया। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक। द्वंद्व के 3 भेद होते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है कि सद्गति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। इस नाम से प्रेमचंद की कहानी भी है सद्गति नाम से। तो तत्पुरुष का मतलब तत्पुरुष समास हो गया इसमें, ठीक। इसमें मतलब कि दूसरा पद प्रधान रहेगा और इसमें कारक चिन्ह लगे रहते हैं। तो सद्गति का मतलब होता है कि जैसे मृत्यु के बाद अच्छे लोक में जाना, या अच्छे लोक में जाना या अच्छे लोक को पाना, ठीक, वही चीज़ होता है सद्गति का मतलब। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न देखा जाए, श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार क्या होता है, शब्दालंकार का भेद है कि अर्थालंकार का भेद है कि उभयालंकार में आता है कि उपयुक्त सबसे अलग है। तो ये क्या है, शब्दालंकार है। शब्दालंकार में है ना अनुप्रास यमक श्लेष, उसी में आता है, ठीक। शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है जिसमें। श्लेष अलंकार शब्दालंकार का भेद है। शब्दालंकार के निम्न भेद हैं, अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष, ठीक। यमक का मतलब युग्म होता है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, विरोधाभास, काव्यलिंग इत्यादि अर्थालंकार के भेद हैं। तो अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, ठीक। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो संभावना जहाँ पे आ जाए, ठीक, उपमेय उपमान की संभावना वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में अभेद प्रकट होता है दोनों में, उपमेय उपमान में, ठीक। देखिए जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए
तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे उस काल रहेगा। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, तो अर्जुन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, मानो आया है ना यहाँ पे, तो मनु मानो जन जानो रहता है, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का उपमान का रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? रोला होता है कि छप्पा है कि चौपाई होता है कि सोरठा होता है? तो दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं और इसमें 11-13। ठीक, 4 चरण दोनों में होते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा 4 चरण, 11-13, 11-13। ठीक है, कैसे याद किया जाएगा इसको? दोहा तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसमें ज़्यादा रहेगा, पहले 13 रहेगा, और उसका विपरीत सोरठा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें 11 रहेगा, उसको कम दीजिए अंक। ठीक है, तो ये ट्रिक है छोटा सा याद करने का इसका। अब देखिए मात्राएं के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा 4 चरण 13-11, 13-11 मात्राएं के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा में और रोला में यही, दोहा में सोरठा में, रोला में, दोहा में कन्फ्यूजन अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा कि दोहा जो है उसका विपरीत सोरठा है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 मात्रा होती है। लेकिन रोला क्या है ना, रोला के प्रत्येक चरण में ही 24 मात्रा हो जाती है। ठीक, एक ही चरण में 24 मात्रा हो जाएगी और इसमें 11 हो रहा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा छप्पे जो कि मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है में 6 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के तथा शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो छप्पे होता है ये। इसके प्रथम 4 चरण जो होते हैं रोला के होते हैं तथा शेष 2 चरण होते हैं उल्लाला के होते हैं और 6 चरण इसमें पूरे होते हैं मिला के। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, छप्पे में होते हैं, वही प्रश्न पूछ दिया फिर। छप्पे हम लोग जो ऊपर पढ़े हैं, तो इसमें प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, ये सब दिया है ऑप्शन। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक, छप्पे में 6 चरण होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। ठीक है, अब देखिए 19वां प्रश्न क्या है कि भारत के भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। तो कई लोग भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या 4 लोग किए हैं ना, तो उसमें शंकुक का जो है सिद्धांत उसको क्या कहा जाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद। तो ये अनुमितिवाद जो है यही है। ठीक, और ये भट्टनायक का है भुक्तिवाद। ठीक है, और उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का है। अब देखिए रस सूत्र के प्रवर्तक भरत माने जाते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त द्वारा रचित यहाँ पे रहेगा अभिनव भारती मिलती है, जिसमें उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रस को सर्वप्रधान सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या के 4 प्रमुख प्रयत्न। तो ये 4 प्रयत्न कौन कौन किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भट्टलोलट हैं, ठीक, 9वीं सदी, और शंकुक 9वीं सदी, ये भी भट्टनायक 11वीं सदी, और अभिनव गुप्त ये भी 11वीं सदी के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में की गई, जो क्रमशः उत्पत्तिवाद। तो ये उत्पत्तिवाद किसका है? भट्टलोलट का है। अनुमितिवाद किसका है? शंकुक का है। मुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। और अभिव्यक्तिवाद ये जो है ये अभिनव गुप्त का है। अभिनव की अभिव्यक्ति, ठीक है, आराम से याद कर लीजिएगा, अभिनव की अभिव्यक्ति आसान है। ठीक है, अब देखिए के नाम से विख्यात है, शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा याद रहना चाहिए चारों। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं रुद्रट, भामा, विश्वनाथ, मम्मट। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ये मम्मट की रचना है। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता मम्मट हैं, जबकि रुद्रट ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है। तो काव्य अलंकार नाम से 2 लोग लिखे हैं, रुद्रट भी लिखे हैं और भामा भी लिखे हैं। ठीक, याद रखना है कि 2 लोग लिखे हैं। तथा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है।
देखिए ये शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछ दिया ना, जिजीविषा है, और ये भी उसी तरह से जिजीविषा सब लिखा है, गलत इसमें कुछ है 3 और 1 सही है। तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें जीविषा, इसको ध्यान देना है। पहले जो है मूल स्वर ही रहेगा, फिर दीर्घ स्वरी, फिर मूल स्वरी, ठीक। उसके बाद ऐसे रहेगा जिजीविषा। इसको बोलेंगे सही से तब याद हो जाएगा। जिजीविषा, ठीक है। इसको बोल के याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द जिजीविषा है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में ये तो पता होगा, पूर्वी हिंदी में कौन कौन बोली आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक। ये याद रहेगा ना कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली है, दिक्कत नहीं होगा। तो अवधी है ये पूर्वी हिंदी में, और बघेली है और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं। ये भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी में आती है, तो यही नहीं होगी, ठीक। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली और अंगिका, ठीक, अंगिका वज्जिका। जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। और पूर्वी हिंदी में भी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी 5 बोलियां आती हैं? उसमें कौन कौन सी? हरियाणवी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, ठीक। ये सब हैं, याद रहना चाहिए एकदम। लेकिन पूर्वी हिंदी ज़्यादातर याद रहता है तो हो जाता है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि दिया है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी में आती है। कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। तो इसमें एक गलत है। तो ये भोजपुरी जो लिखा है पूर्वी हिंदी, यही गलत है। ये बिहारी हिंदी में हम लोग अभी पढ़े हैं कि आती है। निम्नलिखित युग्मों में से भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, जबकि ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म लौकिक संस्कृत है कि वैदिक संस्कृत है कि प्राकृत है कि पाली है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य की भाषा क्या थी? पाली थी। सब लोग पाली में ही रचना किए थे। जितना बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं सब पाली भाषा में रचना हुई उसकी, ठीक। हाँ, इसका समय ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है ये वैदिक संस्कृत से शुरू होता है, ठीक। इसका समय 1500 से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और लौकिक संस्कृत 800 से 500 ईस्वी पूर्व तक है। और पाली 500 से 1 ईस्वी तक है। और ये 1 से 500 ईस्वी तक है, ठीक। उसके बाद अपभ्रंश आती है 500 से 1000। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाती हैं। तो समय भी याद रखना है। अब देखिए इसको, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं का युग पाली भाषा के उदय से आरंभ होता है। पाली को पालने वाली अर्थात बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा भी कहा गया है। पाली को हम बौद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी साहित्यिक संपत्ति भगवान बुद्ध अथवा उनके शिष्य परंपरा के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। तो इसको प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है पाली को। अब देखिए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कि सौरसेनी अपभ्रंश से कि पैशाची अपभ्रंश से? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति, ठीक। जिसको राहुल संकीर्तन जी क्या कह दिए? कौरवी कह दिए। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं तो ब्रजभाषा है, ठीक। ब्रजभाषा ध्यान देना है। हरियाणवी है, इसको बांगरू भी कहा जाता है। बुंदेली है और कन्नौजी है। इस तरह मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पैशाची को भूत भाषा भी कहा गया है, ठीक। पैशाची को भूत भाषा कहा गया है। पैशाची का हिंदी प्रदेश की भाषाओं के विकास की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, ठीक। अब देखिए 26वां प्रश्न क्या है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें 5 वर्ग होते हैं, ठीक। वर्गीय व्यंजन जिनको हम लोग कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि दूसरे और चौथे वर्ण को होते हैं, क्या होते हैं जो दूसरे चौथे वर्ण? तो हम लोग पढ़े हैं कि अल्प प्राण 135 होता है, ठीक। 1 3 5 ये क्या होता है? अल्प प्राण, ठीक। अल्प प्राण होता है। तो बचा क्या? बचा ये 2 4 बच गया, तो ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है कि 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण 135 बस याद रखना है, तो ये महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। अब देखिए, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है?
शीशा है कि ये शीशा है, दंत स वाला कि ये सिपा है कि शीशा है, तो ये वाला सही है। ठीक, तालव्य स शीशा रहेगा, ये शीशा नहीं रहेगा। अब ये वाला सही हो गया। ठीक, अब देखिए आगे 28 नंबर प्रश्न देखा जाए। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है तो संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो इसमें वीर गति को प्राप्त होना जो है ये सही होगा। ठीक, खेत रहना का अर्थ है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो इसमें से 3 मुहावरे ऐसे हैं जिनका अर्थ है कि असंभव। ठीक, असंभव है वो उसका अर्थ, लेकिन एक है जिसका अर्थ नहीं है असंभव होना। तो चाँद पर थूकना जो है, ठीक, और देखिए खरगोश के सींग निकलना ये असंभव है। पानी से घी निकालना या निकलना ये भी असंभव है। बालू से तेल निकलना ये भी असंभव है। लेकिन चाँद पर थूकना ये दूसरा अर्थ होता है इसका। ठीक, चाँद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होगा किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। ठीक, शेष अन्य सभी यथा खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना तथा बालू से तेल निकालना ये सभी असंभव होना मुहावरे के अर्थ हैं। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें उद्गम की दृष्टि से अमीर है, देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि तद्भव है। तो उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है, विदेशज है। विदेशज में भी अरबी है। ठीक, विदेशज का मतलब कि विदेशी भाषा है, उसमें अरबी भाषी शब्द होता है ना, तो उसमें भी अरबी है, अरबी का शब्द है। तो अजीब हो गया, अमीर हो गया, सब अरबी में आते हैं। ठीक, उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेशज शब्द है। अब आगे देखा जाए 31वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं। तो ये अरुण कमल की रचना कौन है ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए चाँद का मुटेड़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है, मगध श्रीकांत वर्मा की है, सागर मुद्रा अज्ञेय जी की रचना है, अपनी केवल धार ये रचना है अरुण कमल की। ठीक, अपनी केवल धार नामक काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल हैं। इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं देख लीजिए। नए इलाके में, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक, और ग्रहण 3, सबूत आदि। चाँद का मुँह टेढ़ा है ये 1964 में, इसका डेट एकदम याद रखना है। चाँद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी की रचना है, के लेखक मुक्तिबोध हैं। मगध श्रीकांत वर्मा की कृति है, इनकी अन्य कृतियाँ हैं। तो श्रीकांत वर्मा की कौन कौन सी रचना है, दिनारम, भटका मेघ, माया दर्पण, जलसाघर, ये सब श्रीकांत वर्मा की रचना है। अब इधर थोड़ा देख लिया जाए इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें साहित्य अकादमी देखिए मगध को भी मिला है, अपनी केवल धार पे भी मिला है, और ये मुक्तिबोध को किस पे मिला है, मुक्तिबोध को नहीं मिला है। मुक्तिबोध की एक रचना चाँद का मुटेड़ा है, और एक और रचना है इनकी भूरी भूरी खाक धूल। ठीक, उसको भी ध्यान देना है। और इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। अंधेरे में एक कविता है, तो उसको पूछता है किस में छपी थी वो, तो सबसे पहले छपी थी कल्पना पत्रिका में। पत्रिका पूछ लेता है, तो कल्पना पत्रिका में छपी थी, और आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से छपी थी। ठीक, ये मुक्तिबोध की कविता है। भूल गलती है ही, ब्रह्म राक्षस भी है, और अंतःकरण का आयतन एक और है। तो ये सब इनकी कविताएं हैं मुक्तिबोध की। ठीक, इनको ध्यान देना है। और अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी को देखिए इनको भी साहित्य अकादमी मिल चुका है। किस पे मिला है, आंगन के पार द्वार पे मिला है। और इनको ये मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, कितनी नाव में कितनी बार, 1978 में। ठीक, उस पे ज्ञानपीठ मिला है। तो ये लोग जो है सब लोग कोई ना कोई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसीलिए इनको रखा है यहाँ पे ऑप्शन में। तो ये भी ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए आगे, वारेन हेस्टिंग्स का सार शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना कन्फ्यूजन कर दिया, उदय प्रकाश की रचना है ये, और सब लोग में प्रकाश आ रहा है। तो इसीलिए राइटर में और 3 अगर लेखक एक ही तरह के हैं तो उनकी रचना भी क्लियर करनी चाहिए। तो उदय प्रकाश की रचना है वारेन हेस्टिंग का सार। ठीक, अब देखिए आगे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। तो यानी के तो पीछे पड़ गए हैं लोग। यानी है, यानी देखिए यानी है, सूची है, शुष्क है, तो इसमें ये वाला जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यानी है, जबकि इसका शुद्ध रूप यानी होगा। यानी, सूची एवं सूचक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो सूचक नहीं रहेगा, यहाँ पर शुष्क रहेगा। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द फिर पूछ लिया, उपर्युक्त होगा कि उपरयुक्त होगा,
कि उपरियुक्त होगा कि उपरोक्त होगा। देखिए उपरोक्त लिखवाते हैं, ज़्यादातर टीचर लिखवाते हैं तो उपरोक्त कथन ऐसे, लेकिन सही यही है, उपयुक्त होता है। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द उपयुक्त है, अन्य सभी शब्दों यथा अपर्युक्त, उपर्युक्त तथा उपरोक्त में संधि संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है। सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। सद्यः स्नाता, जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला हो जाएगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ठीक, सद्य स्नाता नायिका भेद के अंतर्गत शायद आता है ये, तो ये वाला हो जाएगा। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नाता कहा जाता है। अब देखिए 36वां प्रश्न क्या है। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा, तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो उसका विलोम पूछ रहा है। अंध होगा तो ये वही चीज़ हो गई, तिमिर ही हो गया। निशा वही चीज़ है, रात्रि को कहा जाता है, दिवा दिन को कहा जाता है। तो ये आलोक जो है, ये तिमिर का विलोम हो जाएगा। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, तिमिर का मतलब अंधकार होता है। तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द आलोक होगा। अब देखिए 37वां प्रश्न क्या है। 37वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो कमल का जो पर्यायवाची है तो एकदम बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा पूछता है, कमल का पर्यायवाची सबको याद रहता है। तो देखिए जिसमें द लग जाता है, ठीक, वो बादल का हो जाता है, और ज लग जाता है तो कमल का हो जाता है, और ध लग जाता है तो वो समुद्र का हो जाता है। जैसे वारिद हो गया, ठीक है, तो सब हो जाता है समुद्र का। तो इसमें जलद जो है ये बादल का हो जाएगा। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द है मेघ। देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ होता है, ठीक, धर होता है, अभ्र होता है, जीमूत होता है। ये संस्कृत में कोई रचना भी है इसी नाम से, जीमूत वाहन नाम से। नीरद है, वारिधर है। ठीक, अब देखिए पयोधि है, जलधर है, और बलाधर है, पर्जन्य है। देखिए ये एक सेनापति की पंक्ति आई थी 2021 में, तो उसमें पर्जन्य को कैसे करके था, उसमें पर्जन्य पूछा था, ऐसे पंक्ति था उसमें आया था। तो पर्जन्य का मतलब भी होता है बादल। पयोधर होता है, एवं सारंग। तो सारंग का बहुत अर्थ होता है, सारंग का मतलब कुछ भी हो जाता है। इसका अर्थ पढ़ेंगे ना, ये अनेकार्थक शब्द वाला है, इसके बहुत अर्थ होते हैं। जबकि सरोज, पंकज एवं जलजात कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उत्पल, कुवलय, कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित की रचना है। इंदिवर, पद्म, ठीक, नलिन है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक, मतलब कमल नयन शर्मा हो जाएंगे। अरविंद, शतपत्र, और सरसिज है, शतदल है, सरसिरु है। देखिए सरसिरी भी होता है और सरोरु भी होता है। राजीव है, और कंज है, अम्भोज है, पंकज है, पायोज है, पुंडरीक है। पुंडरीक बहुत अच्छा है इसका पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। पुंडरीक, वारिज, जलज, नीरज, कोकनद आदि सब बहुत पर्यायवाची होते हैं कमल के। अब 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन है इसमें। आय, व्यय, नहर, लहर। तो इसमें आय तो स्त्रीलिंग होती है, ठीक, और व्यय जो होता है ये पुल्लिंग होता है, कितना व्यय हुआ। नहर भी स्त्रीलिंग है, और लहर ये जयशंकर प्रसाद की रचना भी है 1933 में, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक, अब देखिए कवि का स्त्रीलिंग होगा, ये भी बहुत पूछते हैं लोग। कवित्री एकदम बहुत बार पूछ लिए हैं लोग, ठीक ना, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवि। देखिए कवियत्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। तो ये कवयित्री याद रखिएगा, कवयित्री होता है। ठीक, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें 40वां प्रश्न क्या है, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। तो सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो इसमें ये वाला हो जाएगा, सीता ने यह कहा, ये वाला इसमें शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आज 40 प्रश्न हो गया। अब कल देखा जाएगा इसके आगे 41 नंबर से 85 नंबर तक पूरा। ठीक, तो आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।